अगर आज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, रॉकेट स्पेस में भेज सकते हैं या साइंस के बुनियादी उसूल समझ सकते हैं, तो ये सब किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कमाल नहीं। ये सब शुरू हुआ था उन लोगों से जो हजारों साल पहले दुनिया से एक ही सवाल पूछ रहे थे, जिंदगी क्या है, इंसाफ क्या है, कायनात कैसे बनी। ये वो सवालत थे जो इंसानी ज़हन को झंझोर कर एक नए दौर में दाखिल कर रहे थे, फलसाफे का दौर, सोच, तज्जिया और लॉजिक का दौर। और ये दौर शुरू हुआ था एक कदीम जमीन से, यूनान, जहां इंसान ने पहली बार सोचने का फन सीखा। अगर आप तारीख से मोहब्बत रखते हैं तो अभी हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ तारीख सिर्फ लफ्जों का मजमुआ नहीं, एक जिंदा दास्तान है। तो चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां से इल्म का पहला चिराग रोशन हुआ। यूनान यानी एंशिएंट ग्रीस एक छोटा सा मुल्क था जो समुंदर के किनारे, पहाड़ों और जजीरों में बनता गया। यहाँ की लोगों ने दुनिया के लिए एक नया सोचने का तरीका पैदा किया। इस कदीम तहजीब में छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थीं, जैसे एथेंस, स्पार्टा, डेल्फी और कोरिन्थ। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर थी एथेंस, जहां डेमोक्रेसी, आज़ादी राय और इल्म की इब्तिदा हुई। यहाँ लोग सिर्फ जीते नहीं थे, वो सोचते थे, बहस करते थे, सवाल उठाते थे, और इसी सोच ने जन्म दिया उन नामों को जो आज भी साइंस, फिलॉसफी और एजुकेशन की बुनियाद के तौर पर जिंदा हैं। सुकरात, अफलातून, अरस्तु। सुकरात, सोक्रेटिस, एक सिंपल इंसान था, ना उसके पास कोई किताब थी ना कोई दौलत, लेकिन उसका ज़हन दुनिया से सबसे ज्यादा गहरा था। वो बाजारों में, गलियों में लोगों से मिलता और एक ऐसा सवाल पूछता जो उनके ज़हन का तस्वुर ही बदल देता। अदल क्या है? नेकी क्या है? इल्म किसा कहते हैं? जब कोई जवाब देता तो सुकरात उस जवाब को तोड़ता, छांता और अगले सवाल के जरिए उस शख्स को सोचने पर मजबूर करता। उसका कहना था, मैं कुछ नहीं जानता और ये मेरा सबसे बड़ा इल्म है। लेकिन लोग उससे घबरा गए थे। अमीर, सियासतदान और बुजुर्ग कहने लगे कि सुकरात नौजवानों के जहन को खराब कर रहा है। आखिरकार उस पर मुकदमा चला और उसे जहर पीने की सजा मिली। सुकरात ने कायद में बैठकर अपने दोस्तों के सामने जहर का प्याला उठाया और मुस्कुरा कर पी गया। वो मर गया, लेकिन सोचने का तरीका हमेशा के लिए जिंदा कर गया। सुकरात का सबसे अजीम शागिर्द था अफलातून, प्लेटो। अफलातून ने सुकरात की फिक्र को किताबों में बदला और दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, अकेडमी। ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग बहस करते, इल्म हासिल करते और नए नज़ारियत पैदा करते। अफलातून कहते थे, असल दुनिया एक और है, जहां हर चीज अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इस नजरिया को कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। उनके मुताबिक जो कुर्सी हम देख रहे हैं, ये असल कुर्सी नहीं। असल कुर्सी तो वो है जो हर कुर्सी का आइडियल है। अफलातून ने सियासत पर भी लिखा। उसकी मशहूर किताब रिपब्लिक दुनिया के हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा है। उसमें उसने आइडियल रियासत का तस्वुर दिया। हुक्मरान वो हो जो सबसे ज्यादा अक्लमंद हो, हर शख्स अपना काम समझे और अदाल सोसाइटी का बुनियादी उसूल हो। अफलातून का मानना था, जब तक फिलोसोफर्स हुक्मरान नहीं बनाए या हुक्मरान फिलोसोफर नहीं बनाए, आदिल सोसाइटी मुमकिन नहीं। अफलातून का सबसे अजीम शागिर्द था अरस्तु, एरिस्टोटल। एक ऐसा नाम जो आज भी दुनिया के हर यूनिवर्सिटी सिलेबस में पाया जाता है। अरस्तु ने अपने उस्ताद अफलातून से इल्म हासिल किया, मगर उसकी सोच जरा मुख्तलिफ थी। जहां अफलातून आइडियल फॉर्म्स की दुनिया में सोचता था, वहीं अरस्तु ने कहा, असल इल्म वो है जो हम इस दुनिया को देखकर, समझकर और तजरीबा करके हासिल करते हैं। अरस्तु ने पहली दफा दुनिया को साइंस का फन दिया। उसने हर चीज का तहकीकी तजिया किया। पेड़ पौधों के किसामोइन, जानवरों का स्ट्रक्चर, इंसानी अखलाक, आसमान और जमीन, हर चीज का कॉज यानी सबब उसका मशहूर नजरिया था। 4 कॉजेज, 4 असबाब। मटीरियल कॉज, चीज किससे बनी है, जैसे लकड़ी से कुर्सी। फॉर्मल कॉज, डिजाइन या नक्शा। एफिशिएंट कॉज, जिसने बनाया। फाइनल कॉज, किस लिए बनाया गया, मकसद।
ये सोच इतनी गहरी थी कि साइंस, फिलॉसफी और रिलीजन सब ने इससे कुछ न कुछ सीखा। अरास्तु ने लॉजिक को एक साइंस की शक्ल दी। उसने सिलोजिज्म का तरीका दिया, जो रीजनिंग का पहला दौर था। मसलन, हर इंसान फानी है, अफलातो इंसान है तो अफलातो भी फानी है। ये एक सिंपल लगता है, लेकिन इससे दुनिया में रीजनिंग और लॉ का नया दौर शुरू हुआ। उसने लिखा, इल्म तभी मुकम्मल होता है जब उसमें दलील हो, सबूत हो और नतीजा हो। अरास्तु ने हजारों पेजेस लिखे। उसकी मशहूर किताबें ऑर्गेनो, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, वजूद का इल्म, पॉलिटिक्स, सियासत, निकोमेशियन एथिक्स, अखलाक, ऑन द हेवेंस, फाल्कियत। ये किताबें पहले ग्रीक में लिखी गई, फिर उनका तर्जुमा अरबी में हुआ और उन्हीं से इस्लामिक और वेस्टर्न साइंस ने जन्म लिया। जब बगदाद में बनु अब्बास का दौर आया तो बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम बनाया गया। यहाँ ग्रीक किताबें अरबी में ट्रांसलेट की गईं। फिर आए अल फराबी, इब्ने सीना, एविसेना, इब्ने रुश्द, एवेरोज, जिन्होंने अरास्तु और अफलातु की सोच को समझा, उसे और बेहतर बनाया और नए नजरियत पैदा किए। इस्लामिक गोल्डन एज की साइंस जैसे तिब, मेडिसिन, फलकियात, एस्ट्रोनॉमी, हिसाब, मैथमेटिक्स, सब ने ग्रीक साइंस से रोशनी ली। जब यूरोप तरीकी दौर से गुजरा रहा था, उस वक्त मुस्लिम दुनिया इल्म में रोशन थी। यही ग्रीक इल्म मुस्लिम स्कॉलर्स से यूरोप में पहुंचा और रेनेसांस, निशाते तानिया का सबब बना। जो सोच पहले सुकरात ने शुरू की, जिसे अफलातू ने लिखा और अरस्तु ने साइंस में तब्दील किया, वही सोच फिर यूरोप के साइंटिस्ट्स जैसे गैलीलियो, न्यूटन और डेकार्ट तक पहुंची। तो आज अगर हम मॉडर्न साइंस, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स को समझते हैं, तो उनकी बुनियाद उस कदीम जमीन में है जिसे दुनिया ग्रीस कहती है। ये बात हर किसी को हैरान करती है कि आज जिस डेमोक्रेसी पर पूरी दुनिया फखार करती है, उसका आगाज किसी आलिम या हुक्मरान ने नहीं किया था, बल्कि ये शुरू हुआ था एथेंस के आम लोगों से। एथेंस में लोग छोटी छोटी जगहों पर जमा होते और अपने हलके का फैसला मिलकर करते। ये पहला दफा था कि हर आदमी को राय देने का हक मिला। फैसले वोट से होते, हर शख्स जवाबदेह बन गया। ये सिस्टम ना सिर्फ सियासी था, बल्कि एक ज़हनी आज़ादी का आगाज था। यूनान के लोग सिर्फ वोट नहीं दताए थे, वो बहस करते था, दलील देताए और हर राय को चैलेंज करते थे। उनके नज़दीक बहस करना बेअदबी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। वो लोग किसी एक शख्स या किताब को आखिर का सच नहीं समझते था, बल्कि हर सोच को टेस्ट करते और फिर नया सोच पैदा करते। यही वजह है कि वहां से लॉजिक निकला, रिटोरिक, बोलने का फन निकला, डायलॉग का फन निकला, और ये सब चीजें आज भी स्कूल, कोर्ट और मीडिया में इस्तेमाल होती हैं। ग्रीक तहजीब ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, बल्कि फन भी दिया। थिएटर, ड्रामा और अदाबी ख्यालात। एथेंस में लोग स्टेज प्लेस देखने जाते जो जिंदगी, माशरे और कानून पर तंकीदी नज़र डालती थे। फेमस राइटर्स जैसे सोफोक्लेस, यूरिपिडीज, एस्किलस, उन्होंने ऐसे ड्रामाज लिखे जो आज भी दुनिया के स्टेज पर चले जाते हैं। उनका मकसद था लोग सिर्फ हंसते रोते ना रहें, वो अपने आप को समझने लगें। यूनान छोटा था, मगर उनका सोचना बहुत बड़ा था। उनका इल्म बाद में रोमन एम्पायर तक गया, फिर इस्लामी दुनिया में दाखिल हुआ और फिर यूरोप के रेनेसांस का हिस्सा बना। आज भी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ड्रामा और इवन आर्ट, इन सब का असल जो ग्रीक सोच से जुड़ा होता है। आज के दौर में जहां इंफॉर्मेशन का तूफान है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि सोचने का तरीका भी सीखना पड़ता है। सुकरात ने सिखाया कि सवाल उठाओ, अफलातू ने सिखाया कि सोसाइटी का निज़ाम सोच समझकर बनाओ, और अरस्तु ने सिखाया कि हर चीज का तज्जिया करो और सबूत की बुनियाद पर यकीन रखो। यूनान ने हमें बताया, अकल वो रोशनी है जो हर दौर के अंधेरे में काम आती है, और अगर हमने इस रोशनी को गुमा दिया तो सिर्फ तारीख नहीं, हम खुद खो जाएंगे। अगर आपको ये इल्म भरा सफ़र पसंद आया तो हमारे चैनल
हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी ही तरह की कहानियां जो सिर्फ सिकती नहीं, सोचने पर मजबूर करती हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में, जहां तारीख फिर एक नए राज का पर्दा उठाएगी। तब तक खुश रहिएगा, सीखते रहिएगा और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।